उमात्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहे पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलं शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ आचार्यवाणी चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए जुलाई के अंतिम भाग में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर हमारे जीवन में कई प्रकार के सुख दुख, अनेक प्रकार के रास्तों को हमारे समक्ष उपस्थित करता है। जीवन में जो भी मार्ग हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं वो सब कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव है, और उन पर हम जब चलते हैं तो उन्हीं के मार्ग से हमें सुख दुख, हानि लाभ होने के योग बनते हैं। और यदि सही दिशा हमें प्राप्त हो जाए कि कौन सी दिशा से हमारे लिए नुकसान के योग हैं, कौन सी दिशा से हमारे लिए लाभ के योग हैं, कौन सी दिशा से हमें रास्ता सही प्राप्त हो जाएगा, तो हमारा मार्ग सुगम हो जाता है, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बहुत सुगम हो जाते हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। ज्योतिष के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि जुलाई के अंतिम भाग में, जुलाई का महीना वैसे कई ग्रहों का परिवर्तन का योग हुआ। शनि महाराज वक्री हुए और सही कई प्रकार से कई ग्रह परिवर्तन की तरफ गए, शुक्र उदय हुए। इन सब का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार का योग बनाने वाला है वो आप समझ लें जुलाई के अंतिम भाग में। देखिए, आपके जीवन में सुख दुख जो आते हैं ना, वो सब के सब आपके पुण्यों पर डिपेंड करते हैं, आपके कर्म पर डिपेंड करते हैं। यदि हम पुण्यों को बढ़ा लें तो बहुत सारे कष्ट जीवन में कब आए कब चले जाएं पता ही नहीं चलता है, और जब पुण्य घट जाते हैं तब जीवन में कष्ट, थोड़ा सा भी कष्ट जो होता है वो भयावह परेशानी देने के योग दे देता है। तो अब जुलाई का जो अंतिम भाग है वो ऐसा योग लेके आ रहा है कि आप अपने पुण्यों को अद्भुत रूप से बढ़ा सकते हैं। ये जो समय है विशेष तौर पर आपके कर्म को सही दिशा में करने का है, सदकर्म करने का है। क्यों, उसका भी आपको रीज़न बताएंगे। सावन का महीना शुरू होने वाला है और अभी जुलाई के अंतिम भाग में कई ग्रहों का योगायोग इस प्रकार का रहेगा कि यदि आप थोड़े से कार्य को अच्छे से कर लें तो भगवान की कृपा से, भगवान के प्रताप से आपके जीवन में कर्म के शुभ प्रभाव का फल आपको बहुत अद्भुत प्रकार से मिलने के योग बनेंगे। तो कर्क राशि वालों, समझ लो क्या कुछ ग्रहों का योगायोग है आपके लिए। 21 जुलाई से यदि हम बात करें तो उस दिन पूर्णिमा है, आषाढ़ की पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा जिसे कहा जाता है। मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है जो आपकी राशि से सप्तम भाव में सुबह 7:30 बजे से योग बनाएंगे, और यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह आपके लिए नई शक्ति का संचार करने वाला रहेगा, नए पुण्यों को उदय करने वाला रहेगा, और साथ साथ बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर जिस प्रकार से पड़ रही है, यह आपके लिए बहुत शुभ योग बना रही है। ऐसे में सही दिशा प्राप्त करने के लिए गुरु वंदन करने का प्रयास करें। गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूजा है। कहा जाता है आध्यात्मिक मार्ग में जिस व्यक्ति ने अपना गुरु नहीं बनाया वो आगे मोक्ष इत्यादि के रास्ते, प्रभु के दर्शन के रास्ते नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसलिए सही दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए गुरु बहुत आवश्यक है, सही गाइड बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में कई लोग हमारे गुरु होते हैं जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन सब के प्रति समर्पित भाव से कार्य करिएगा। देखिए, इस दिन रविवार का अवसर है और सुंदर योग है। यह योग आपके लिए लाभ देगा, आशीर्वाद कल्याण कर सकता है। तो आपकी राशि में भी बृहस्पति चंद्रमा का सुंदर संबंध जो है उसके साथ साथ आशीर्वाद देने का प्रयास करें। गुरु पूर्णिमा है और कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए जहाँ भी आशीर्वाद मिले ना उसको अवश्य लेने का प्रयास कीजिए, यही आपके पुण्य को उदय करता है। 22 जुलाई का दिन एक विशेष तौर पर प्रतिपदा की तिथि है। उस दिन सोमवार का अवसर, सावन का महीना आरंभ हो रहा है, और इस बार का सावन का महीना बहुत ही अद्भुत योग लेकर आरंभ हो रहा है। सावन का महीना, जो सावन का नाम पड़ा, नामकरण हुआ श्रवण नक्षत्र से हुआ है। श्रवण नक्षत्र का शुरुआत के दिन ही योग बन रहा है। बाई चांस आमतौर पे एक आध दिन पहले योग बनता है। इस बार महीना जो सावन का है श्रवण नक्षत्र से शुरू हो रहा है और श्रवण नक्षत्र पे ही समाप्त हो रहा है। सोमवार के साथ शुरू हो रहा है, सोमवार के साथ ही समाप्त हो रहा है। देखिए, सावन, श्रवण नक्षत्र, सोमवार का दिन, इससे सुंदर क्या योग हो सकता है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। और जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था कि देव शयन हो चुका है, और देव शयन के बाद भगवान विष्णु जब शेषशय्या पर समस्त देवताओं के साथ 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं तो उस विश्व की समस्त सत्ता जो है भोलेनाथ के हाथ में आ जाती है। और ऐसे में भोलेनाथ
को प्रसन्न करने का दिन भी सावन शुरू हो गया है, सोमवार से शुरू हुआ है, चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण से शुरू हुआ है। तो ऐसे में जितना हो सके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। आपकी राशि के अनुसार से दूध से नित्य प्रति भगवान को अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। भोलेनाथ आपके समस्त पुष्टि को योग देंगे, अनिष्ट को दूर कर देंगे और जीवन में सब प्रकार की संपदा प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए अवश्य इस योग का लाभ लीजिएगा। चंद्रमा के साथ बृहस्पति का संबंध बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है। अभी आने वाले समय में लाभ के योग बन सकते हैं। तो आप इसको और अच्छा करने के लिए विशेष तौर पर इसका ध्यान करें। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में पूरे श्रावण के महीने में 30 दिन के लिए सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। 19 अगस्त तक के लिए आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और प्रभु का भजन करने का, भगवान का अभिषेक दूध से, दही से, घी से, शर्करा से, अनेक मधु से, साथ साथ इच्छू रस से, सही प्रकार से भगवान का रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए नित्य प्रति चलेगा। और ये कार्यक्रम शाम को करीब 6 बजे से लेकर हर रोज़ 8, साढ़े 8, 9 बजे तक चला करेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से इसमें भाग ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स नीचे दिए हैं, संपर्क साध सकते हैं। 23 जुलाई का दिन विशेष तौर पर द्वितीया तिथि है, मंगलवार का अवसर। कुंभ में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है सुबह 9:28 पर। ये चंद्रमा शनि के साथ जाके स्थित हो जाएंगे और यहाँ थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। पंचक आरंभ हो रहे हैं इस दिन और करीब 27 तारीख तक चलेंगे। 5 नक्षत्र हैं और शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि दाग इत्यादि कर्म, छत डालने का कर्म इत्यादि, एकत्रीकरण, लकड़ी का एकत्रीकरण, तृण का एकत्रीकरण, ये नहीं करना चाहिए इस समय में। बाकी सब कार्य निषेध नहीं है, केवल इन 5 कार्यों को रोकने का शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग सब चीज़ों में निषेध कर देते हैं कि ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रह आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा समस्या दिखाई देते हैं, मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा बंधन दिखाई देता है, थोड़ा खुलकर काम करने में दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए हनुमान जी का स्तवन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। देखिए बृहस्पति का संबंध इन दिनों जिस प्रकार का आपकी कुंडली में चल रहा है वो विशेष तौर पर मंगल के साथ एक विशेष प्रकार का योग बना रहा है। मंगल बृहस्पति के साथ गणनाओं में थोड़ी पीछे चल रहे हैं, अंश में थोड़े पीछे चल रहे हैं और ये मनोमस्तिष्क में थोड़ा उपद्रव के योग बनाते हैं, जीवन में थोड़ी अशांति के योग बनाते हैं। तो शांति प्राप्त करने के लिए आपको विशेष तौर पर मंगल को शक्ति देनी पड़ेगी। हनुमान जी का जप करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा और समस्त कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 24 जुलाई का दिन तृतीया तिथि है, बुधवार का अवसर है और इस दिन चतुर्थी क्षय है। मुहूर्तों के लिए दिन अच्छा नहीं है क्योंकि तिथि क्षय है और विशेषतः रिक्ता तिथि का योग है। अभिजीत मुहूर्त भी नहीं है इस दिन। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। नए कार्य को आरंभ आज इस तिथि में ना करें तो अच्छा रहेगा, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में ना लें तो अच्छा रहेगा। बाकी ग्रहगण दृष्टिकोण से थोड़ा सा हर कार्य में रिजर्वनेस थोड़ी दिखाई देती है और ऐसे में उन कार्यों को ठीक करने के लिए थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। इन दिनों स्वभाव थोड़ा उग्र रहता दिखाई देगा। हर कार्य में जल्दी तेज अपने स्वभाव के अनुसार से जब कई कार्य नहीं करेगा तो क्रोध आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में शांत रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हो सके तो श्री गणेश का स्तवन करें, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कर्क राशि वालों के हिसाब से यदि 25 जुलाई की यदि हम बात किया जाए तो उस दिन पंचमी तिथि है और बृहस्पतिवार का अवसर है और चंद्रमा परिवर्तन के योग बना रहे हैं। भाग्य में जाकर सुबह करीब 10:30 बजे स्थित हो जाएंगे और यह आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य से परिवर्तन करने का योग बनेगा। मन में धर्म कार्य के प्रति मन ज़्यादा उद्धृत होता दिखाई देगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ धर्म वहीं विजय और वहीं शांति का योग दिखाई देता है। तो ऐसे में इस समय का सदुपयोग आप पूरी तरह से करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। राहु वहाँ स्थित है जो कहीं ना कहीं आपको धर्म से दूर भगा रहा है आजकल। तो थोड़ा किसी ना किसी कारण से मन को धर्म में लगाने का प्रयास करें। इच्छा रहेगी लेकिन प्रत्यक्ष कर्म थोड़े से धर्म से दूर ले जा सकते हैं। और देखिए आपकी राशि में योग इस प्रकार का है कि इन दिनों धर्म के द्वारा ही आपके लिए सरलता और लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए धर्म से दूर ना भागें, यही सबसे बड़ा उपाय है। सावन चल रहा है, भगवान शंकर का अभिषेक करें। पंचमी है और तो विशेष तौर पर बृहस्पतिवार के दिन दूध में थोड़ा केसर डाल के भगवान का अभिषेक करें। कष्ट दूर होने के योग बनेंगे और ये जो मन की वृत्ति है राहु के कारण से परेशानी में डाल रहा है उसको भी ठीक करने का रास्ता बनेगा। तो शाम के समय प्रदोष काल में अवश्य ये उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान रखें ये लगातार अभी 1 साल तक राहु यहीं चलना है, इसका लगातार उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। 26 तारीख का दिन और षष्ठी तिथि तो कर्क राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं शुक्रवार के दिन। एक बात सबसे पहले नोट कर लीजिए, गंडमूल नक्षत्र रेवती और अश्विनी का योग है 28 तारीख तक। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो इन दिनों में जो 3 दिन का है जो रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र का योग बनेगा दोपहर के बाद से लेकर 28 तारीख की दोपहर तक। तो ऐसे में जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। कई बार गलती से लोग भूल जाते हैं बाल्यकाल में बच्चों की मूल शांति कराना, फिर जीवन में कई प्रकार के कष्ट प्रत्यक्ष देखने पड़ते हैं।
और समझ में आता नहीं क्यों हो रहा है। और यदि मूल शांति करा ली जाए 27 दिन तक 1,000 जप मंत्र का, मूल शांति के मंत्र का, तो कहा देखा जाता है कि बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब जीवन में कष्ट किस कारण से वो भी देखना चाहिए, लेकिन यदि ये सही गणमूल के कारण से है तो उसका निवारण करना बहुत आसान है, इसको अवश्य कराना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देते हैं, बस थोड़ा शांत रह के काम करने का प्रयास कीजिएगा। कई स्थितियां ऐसी बन सकती हैं विशेष तौर पर जब छोटी छोटी बातों पर आपका एग्रेसिवनेस बढ़ती दिखाई देगी, तो ऐसे में उसको ठीक करने के लिए एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। शुक्रवार का अवसर है, एक गुड़ की नमक की डली लेकर, जो सेंधा नमक आता है, किसी गौशाला में दे दीजिए। और जैसे जैसे वो इस महीने में ये उपाय बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि सूर्य लगातार आपके लिए जिस ग्रह में जहाँ चल रहे हैं वहाँ अननेसेसरी एग्रेसिवनेस बढ़ाते दिखाई देंगे, क्रोध बढ़ाते दिखाई देंगे। तो उसको ठीक करने के लिए छोटा सा उपाय देखिए, करिएगा, कल्याण होगा। जैसे जैसे वहाँ गुड़ खत्म होगा आपके जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। किसी से गाय चाट के गुड़ को, वो उसको नमक को ख़त्म करेगी, वो आपके कष्ट भी हरेगी। 27 तारीख का अवसर, सप्तमी तिथि, शनिवार का अवसर, और आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त शनि महाराज का जो योग चल रहा है वो आपकी सफलता में बाधा देने के योग दे रहा है। वक्र स्थिति में दशम भाव को देख रहा है, धन वाले भाव को देख रहा है, और साथ साथ आपकी बुद्धि को भी देख रहा है। विद्या पढ़ाई वाले बच्चों को के लिए भी शनि महाराज ठीक नहीं है, तो ऐसे में एक उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करें। सावन चल रहा है, सावन के महीने में तेल के द्वारा भगवान का शंकर का अभिषेक, भगवान शंकर का अभिषेक, इससे क्या होगा, शनि अनुकूल होने के, तिल का तेल लेकर भगवान शंकर का, इसका जितने दिन सावन है उस दिन नित्य प्रति अभिषेक करवाइए बच्चे से, जिसके भी जीवन में ये ग्रह योग चल रहा है। कर्क राशि वालों के लिए ये उपाय पूरे मास यदि करने सावन के महीने में, तो इससे बढ़िया उपाय नहीं है। लोग लगे हैं शनि के मंदिरों में लाइनों में, और विशेष तौर पर तेल डोम को देने के लिए, लेकिन ये जो उपाय हम बता रहे हैं, एक थोड़ा सा तेल लेकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, या एक मंत्र है, शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। ये उपाय यदि श्रावण के महीने में कर लिया जाए तो वेद मंत्र है, रुद्राष्टाध्यायी के अंतर्गत आया है, दोबारा सुना देते हैं, शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। ये विशेष मंत्र है शनि को प्रसन्न करने का, और वेद मंत्र है, और देखिए इससे आपके कष्ट दूर होंगे, और नित्यपति उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि को मनाइए, बहुत ज़रूरी है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन का योग आपके लिए अच्छा रहेगा, दिखाई देता है, अच्छे होने के योग दिखाई देते हैं। भद्रा है, सुबह 10:30 बजे तक ध्यान रखिएगा, सुबह 10:30 बजे तक नया कार्य करने से बचें, नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से बचें। 28 तारीख की प्रेडिक्शन जान लीजिए कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों 28 तारीख को रविवार का अवसर, कालाष्टमी का योग, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा परिवर्तित हो चुके हैं, और ये चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके कार्यों का फल आपको पूरी तरह से देने के योग बना रहे हैं। जो लोग विशेष तौर पर कई बार सोचते हैं हम काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका फल हमें प्राप्त ना हो, ऐसा नहीं होगा, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए पूर्ण लिप्तता के साथ तटस्थ होकर कार्य में लगे, अच्छा रहेगा। कालाष्टमी है, भगवान शंकर का शिवलिंग के रूप में पूजन कालाष्टमी से ही आरंभ हुआ। कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है उसको कालाष्टमी कहा जाता है भगवान शिव की उपासना के लिए, और शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है वो दुर्गाष्टमी कहलाती है। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी सावन के महीने में जो पड़ रही है, भगवती भगवान का प्रसन्न करने के लिए है। भगवान का नर्मदेश्वर स्वरूप का पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें, देखिए मनोरथ सिद्ध करने के योग बनेंगे। 29 जुलाई को नवमी तिथि है, सोमवार का अवसर है, सावन का दूसरा सोमवार है, और चंद्रमा इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं। बृहस्पति के साथ, मंगल के साथ सुंदर संबंध स्थापित करने का योग बना रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन में आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके कार्यों में कोई ना कोई लाभ की स्थिति बन सकती है। आपका ग्राफ सफलता की तरफ, लाभ की तरफ जाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। देखिए सावन का दूसरा सोमवार है, ये विशेष दिवस है भगवान शंकर की आराधना करने का। जितना हो सके भगवान शंकर का सुंदर इच्छु रस से अपनी मनोकामनाओं का ध्यान करते हुए उनका गन्ने के रस से अभिषेक करें, देखिए मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। और विवेकानंद योगाश्रम में जैसा हमने कहा, लगातार पूरे सावन के महीने में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है। सावन के 5 सोमवार पर बहुत विशेष कार्यक्रम रहेगा, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और रुद्राष्टाध्यायी का पूर्ण सुंदर व्यवस्था से पाठ चलेगा, आप उसमें सम्मिलित होइए, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। 30 जुलाई का दिन, दशमी तिथि, मंगलवार का योग, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें आपके लिए ग्रह योग तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति के साथ मंगल का योग
योग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट देने के योग बना रहा है। अभी भी मंगल लगातार चलते चलते बृहस्पति के साथ बृहस्पति से अंशों में पीछे है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये अशांति का योग है। विश्व में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं बनती दिखाई देंगी जिससे अशांति की तरफ लोग अग्रसर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ उग्र स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखें, आपको भी मनोमस्तिष्क में शांत रखने का प्रयास की हनुमान जी की आराधना करना सबसे अच्छा रहेगा। 31 जुलाई का दिन, एकादशी का दिन, कामदा एकादशी का योग, और ये कामदा एकादशी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने का योग देती है। भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं, ऐसे में उनका शैया परिवर्तन, करवट परिवर्तन करने का सुंदर पूजन कर सकते हैं, उनका विशेष तौर पर चरणामृत ग्रहण कर सकते हैं, तुलसी दल उन्हें अर्पित कर सकते हैं। ये सारे पूजन कर कर आपके ग्रह योग जो सुंदर योग बना रहे हैं उसमें और ज़्यादा अच्छा योग आपके लिए बन सकता है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा मंगल का सुंदर योग और सूर्य का साथ शुक्र का योग लग्न में जो बना हुआ है, ये आपके लिए संपूर्ण प्रकार से कष्टों को दूर करके लाभ की स्थिति को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। इसलिए अपने कार्यों में केवल सरलता, अध्यात्म, धर्म और पूजा पाठ को स्थान दीजिए। आपकी राशि में योग है इन दिनों की, जितना आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, जितना धर्म की युक्त रहेंगे, उतने आपके घर में सुख संपदा रहेगी। और धर्म विहीन हुए तो फिर बच्चों को भी परेशानी होने के योग बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो बहुत प्रत्यक्ष है। दिन प्रतिदिन आपके जीवन में समय, हर क्षण में आपके जीवन में क्या होने वाला है, इतनी सूक्ष्म ज्योतिष के अंतर्गत गणनाएं आती हैं कि क्योंकि हर समय जो है परिवर्तन की तरफ जा रहा है। उस परिवर्तन को समझने का, उस ग्रह योग को समझने का योग ही ज्योतिष विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। और उसके द्वारा आपके जीवन में समय किस प्रकार से चल रहा है, क्या चल रहा है, यदि वो सही अवगत हम पहले से हो जाएं तो बहुत सारे जीवन के कष्ट जो हैं उसको हम जीवन से दूर कर सकते हैं। ये तो ज्योतिष की काल गणना का एक सुंदर उदाहरण आपके समक्ष बताते रहते हैं हम। इसके साथ साथ आपकी मूल जन्म पत्री में ग्रह योग किस प्रकार के हैं, उनमें किस प्रकार के योगा योग पड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा समझें कि अब गोचर में तो सब पूरे विश्व को हमने 12 भागों में बांटकर उनकी जन्मपत्री ग्रह ज्योतिष के अनुसार समझने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्ति की अपनी जन्मपत्री में कौन से राजयोग हैं, कौन से दरिद्र योग हैं, कौन से कष्ट के योग हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर्दशाएं चल रही हैं, कौन सी योगनी दशाएं चल रही हैं, इसके अलावा ग्रहों का बलाबल कितना है। गोचर में आप ये मान के चलें कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक क्षेत्र के अंदर कोई बीमारी फैली हुई है। अब ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति उसकी ग्रास में आ गए, सभी बीमार हो गए, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ज़्यादा बीमार होंगे, कुछ परसेंटेज थोड़े कम बीमार होंगे, कुछों को हल्की सी छुएगी और कुछ बिल्कुल निरोगी रहेंगे। किस पे डिपेंड करता है? आपका रहन सहन, खान पान, आपकी बॉडी इम्यून कितनी है, क्या है। यानी आपकी मूल जन्मपत्री में किस प्रकार के ग्रहयोग चल रहे हैं, कौन से ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति है, किसके भाग्य में राज्य करना लिखा है, किसके भाग्य में कष्ट भोगना लिखा है। ऐसे में ग्रह गोचर जो प्रैक्टिकल समय में चल रहे हैं, आज के समय में चल रहे हैं, उनका प्रभाव उसी के हिसाब से आपके जीवन में हमको समझने की आवश्यकता होती है। तो ये एक ज्योतिष की बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। तो आप अपनी मूल जन्मपत्री को देखते हुए अपने ग्रह गोचर को प्रैक्टिकल जो आजकल जो करंट में चल रहा होता है उसको भी हम समझ सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक गणित, एक फलित। ये तो गणनाओं के आधार पर हम जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन परिवर्तन हो रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, उस पूरे यूनिवर्स के अंदर कब कौन सा सूर्योदय कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कौन सा ग्रह अस्त हुआ, कौन सा ग्रह वक्री हुआ, उसकी हम गणनाओं को एक गणित के माध्यम से चेक करते हैं। दूसरा है फलित। फलित यानी उन गणनाओं का, उन योगों का जो योगा योग बने, उनका प्रभाव व्यक्ति पर, समाज पर, क्षेत्र पर, प्रकृति पर किस प्रकार का होगा, और उसको हम यदि समझें तो वो बहुत प्रत्यक्ष विज्ञान है। और ये पूरा अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है आप समझ लें कि यदि आपके भाग्य में कुछ कष्ट लिखा है तो वो भोग कर ही जाएगा, नहीं। ऐसा समझें कि संसार में वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी कष्ट में हो रहे हैं। किसी का भाग्य ऐसा है कि वो महल में बैठा हुआ है, उस वर्षा का आनंद ले रहा है। किसी का भाग्य ऐसा है कि उसी वृष्टि में, उसी क्षेत्र में बारिश होकर वो ओले बेचारा झेल रहा है, उसके पास छत तक नहीं है, छाता तक नहीं है। ये सारा का सारा आप समझ लीजिए आपका कर्म। ये कर्म के हिसाब से है कि उसने कर्म किया, दूसरे व्यक्ति ने कर्म करके अपना सुंदर मकान बना लिया, व्यवस्था बना ली। तो ये कर्म के द्वारा आप परिस्थितियों को चेंज कर कर दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ उल्टा भी हो सकता है
यदि दुष्कर्म करोगे तो सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए इन काल गणनाओं को समझना परम आवश्यक है। ज्योतिष ने इन्हीं समस्त योगा योगों को हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर तरह से व्याख्यात करके अनंत हजारों लाखों ग्रंथों का निर्माण कर कर उन योगा योग को वहां पर समझाने का प्रयास किया। पाराशर, होरा, जैमिन, ये सारे के सारे अनंत जो ग्रंथ हैं, इन सबकी जो गणनाएं हैं बिल्कुल अद्भुत है। कैसे उस ग्रंथ में लिखा हुआ एक छोटा सा योग आपकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो बिल्कुल फलीभूत होता है। सेम तरीके से जो वहां लिखा गया कि इसके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और वही जब देखते हैं सूत्र लगाकर तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठता है। यही चमत्कारिक प्रभाव है। ये हमको अच्छा गहन शोध अध्ययन करने के उपरांत चीजें समझ में आती हैं। तो आप बिल्कुल ज्योतिष को कपोल कल्पित कल्पनाओं में ना समझें। बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर आकर आपके मन में मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप यदि आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल। हमें भी कई बार लगता है, कई बार व्यक्ति आते हैं कि जिसमें बहुत हजारों लोग हैं और सब चीज़ें नहीं, तो उसमें कई बार लगता है कि ये योग क्यों नहीं कट रहा है, लेकिन उसका भी एक रीज़न होगा। हो सकता है शोध के बाद वो समझ में आ जाए। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए, अविश्वास जगाना तो बहुत छोटी चीज़ है। किसी भी चीज़ को अगर आपका विश्वास है, बोलो नहीं मैं विश्वास नहीं करता, मेरे करने ना करने से, आपके करने ना करने से वो सिद्धांत नहीं बदलते। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और हमने इसको बहुत शोध कर कर देखा। और जब हम प्रेडिक्शन करके बताते हैं लोगों को, उस वक्त तो व्यक्ति को लगता है, मैंने बहुत बार अनुभव किया, बाल्यकाल से ज्योतिष के अंदर बहुत पिताजी के साथ रहते रहते बहुत अध्ययन, बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की आयु से ही ज्योतिष में इंटरेस्ट जगाया पिताजी ने। साथ में जोड़कर बैठ के ज्योतिष को पढ़ना, सीखना, समझना, बताना सब सिखाया। और जब हम वो बोल देते थे तो क्या होता था, वो बाद में पता चलता था कि लोग उस वक्त तो कई बार रुष्ट होकर चले जाते थे, क्या फालतू डराने की बात कर रहे हो। 5 साल बाद आएगा व्यक्ति, 10 साल बाद आएगा। एक व्यक्ति तो ऐसे थे, मेरे पास जन्मपत्री दिखाने के लिए आए और हमने जो बताया कि अरे चले गए रुष्ट होकर। बाद में 1 साल बाद आए, बोले हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था, हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था कि महाराज ये मत करो। क्या जब समझाने की कोशिश करूं तो समझते हैं व्यक्ति। तो आप समझें, ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है और इस बात को हमको समझना चाहिए। मैंने एक बार नहीं हजारों बार इस प्रकार का अनुभव किया है कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में बिल्कुल प्रत्यक्ष योग हैं और वो बताया और व्यक्ति नहीं समझ में आती। कई बार जो समझ जाते हैं वो वारे न्यारे करवा लेते हैं, बच जाते हैं, कष्टों से निवृत्ति के योग बना लेते हैं। तो इसलिए विश्वास करें। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र जप, जितने भी शास्त्र में उपाय बताए गए हैं औषध विज्ञान के माध्यम से, वो सब के सब प्रत्यक्ष चमत्कारिक काम करते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान की देखे हैं कि कुंडली में जेल जाने का योग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। भगवती दुर्गा जी का प्रयोग जैसा अनुभव है वो किया, आरंभ कराया गया और कैसे कष्ट कट गया, कैसे कष्ट कट गया कि बिल्कुल उस व्यक्ति को सजा होने के पूर्ण योग थे। लेकिन जब उस अनुष्ठान को, पूजा को, दुर्गा जी के उस खास अनुष्ठान को कराया गया तो वो कष्ट निवृत्ति का योग बना। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत इतने सालों में अध्ययन ज्योतिष के बाद आज इस उम्र में हूँ तो 40 साल का तो खूब अच्छे से देखा है मैंने। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि किस प्रकार से लोगों का परिवर्तन का योग बना। 50 साल की आयु हो रही है तो बहुत चीज़ों को शोध कर कर समझने का प्रयास किया। तो आप इन जनरल लोगों की बातों में, सो कॉल्ड लर्नेड लोग जो हैं, आज आपके मन में विचित्र विडंबनाएं भारतीय संस्कृति के समक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप इस बात को हटा दीजिए, आप अपना लाभ लीजिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और हमारा विवेकानंद योगाश्रम इन सब संबंधों में बहुत अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में कार्य कर रहा है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है। इस संस्थान के द्वारा पिछले करीब 60-70 सालों में बहुत सुंदर प्रकार से रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य किया गया है। हमारे आश्रम पर नित्य आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है हर रोज़। और अभी जो समय चल रहा है बड़ा सुंदर चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में पूरा हर रोज़ भगवान शंकर का दिव्य रुद्राभिषेक कराया जाता है, दिव्य रुद्राभिषेक। और हर सोमवार, 5 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं और 5 सोमवार पर एक सामूहिक तौर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह जैसे सौराष्ट्र में है वो विद्यमान है और उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा नित्य प्रति अभिषेक चलेगा, जो मनोकामनाओं की सिद्धि करने में अद्भुत है, कष्टों को दूर करने में अद्भुत चमत्कारिक रूप उपस्थित करता है। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। देखिए इस वक्त समस्त संसार की जो विशेष तौर पर कार्य है, भार है, कार्यभार, वो भगवान शंभू के हाथ में, क्योंकि देवशयनी एकादशी हो चुकी है। भगवान शंभू समस्त कार्य को सुंदर तरीके से करते हैं और भोलेनाथ तो बड़े सुंदर तरीके से इजीली प्रसन्न हो जाते हैं। सबके आराध्य हैं।
जो परित्यक्त भी हैं वो भी भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तो आप आनंद भाव से हमारे साथ जुड़कर, आश्रम से जुड़कर बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है सुबह 8 से 10 बजे तक। मंगलवार में सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता है और इस सावन में तो विशेष तौर पर 5 सोमवार का सुंदर योग जो बना है, इसमें विभिन्न कार्यक्रम आश्रम में रहेंगे। आप अपने नाम से अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए उन समस्त जो अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं उनका लाभ लेकर बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रहेगा, आनंद रहेगा। बाकी किसी भी समस्या, पर्सनल समस्या के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। विवेकानंद योगाश्रम आपके साथ कार्य कर रहा है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद।